आज हम अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय विधि, इंटरनेशनल लॉ, उसका क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है। अलग अलग विद्वानों ने इसके अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं को पढ़ने के बाद, समझने के बाद कई बार असमंजस की स्थिति भी हो जाती है कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय विधि है क्या। किसी विद्वान ने जो परिभाषा दी है, फिर उसकी आलोचनाएं होती हैं, तो उन सब चीज़ों पे हम आज चर्चा करेंगे। यूरोपीय विद्वानों के अनुसार आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि आधुनिक यूरोपीय प्रणाली की देन है। यूरोपीय विद्वान मानते हैं, कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि है वो आधुनिक यूरोपीय प्रणाली की देन है। ओपेनहाइम ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की उत्पत्ति आवश्यक रूप से ईसाई सभ्यता के परिणाम स्वरूप है तथा इसका विकास उत्तरकालीन मध्य युग से प्रारंभ हुआ है। ओपेनहाइम की एक पुस्तक है इंटरनेशनल लॉ, उसका वॉल्यूम फर्स्ट का जो 8वां संस्करण है, जो 1970 में रिप्रिंट हुआ था, उसमें यह परिभाषा दी गई है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की उत्पत्ति आवश्यक रूप से ईसाई सभ्यता के परिणाम स्वरूप है तथा इसका विकास उत्तरकालीन मध्य युग से प्रारंभ हुआ। ये कथन उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि के कई ऐसे सिद्धांत हैं जो प्राचीन समय में विद्यमान थे तथा कुछ तो ऐसे हैं जो अपने विकसित रूप में प्राचीन भारत में भी विद्यमान थे। यानी ओपेनहाइम इसे ईसाई सभ्यता के परिणाम स्वरूप इसकी उत्पत्ति को मानता है, वो कथन उचित नहीं है, क्योंकि प्राचीन भारत में भी अंतर्राष्ट्रीय विधि अपने विकसित रूप में विद्यमान थी। ओपेनहाइम तथा अन्य पश्चिमी विद्वानों का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि आधुनिक यूरोपीय प्रणाली की देन है। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। हम बात करें रामायण व महाभारत के अध्ययन से ओपेनहाइम तथा अन्य पश्चिमी विद्वानों के उक्त मत की असत्यता स्पष्ट हो जाती है। एस धवन की पुस्तक है द रामायण इंटरनेशनल लॉ इन द एज ऑफ रामायण। इस पुस्तक में ये स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि ओपेनहाइम और अन्य पश्चिमी विद्वानों का जो मत है वो पूर्ण रूप से अनुचित है, असत्य है। प्रसिद्ध भारतीय विधि शास्त्री डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने लिखा है कि स्मृतियों के अध्ययन से ये निसंदेह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारत में युद्ध की विधियों तथा नियमों की एक विकसित प्रणाली थी जो मनुष्यता तथा वीरता आदि की भावनाओं पर आधारित थी। युद्ध के नियम उन संघर्षों पर भी लागू होते थे जो गृह युद्ध की प्रकृति की होते थे तथा यही धारणा आधुनिक समय में जिनेवा के 1949 के अभिसमय में देखने को मिलती है। नगेंद्र सिंह ने इंडिया एंड इंटरनेशनल लॉ में इन सब बातों का उल्लेख किया है। शांति की विधियों के क्षेत्र में भी भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नगेंद्र सिंह की पुस्तक इंडिया एंड इंटरनेशनल लॉ में ये बात दोहराई गई है। इसके अतिरिक्त ईसा के कुछ वर्ष पूर्व ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के कुछ महत्वपूर्ण विषय जैसे आश्रय प्रदान करने का अधिकार, विदेशी नागरिकों के साथ व्यवहार, राजदूतों की उन्मुक्तियों तथा विशेषाधिकारों आदि के संबंध में नियमों का भारत में विकास हो चुका था। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विधि का आरंभ प्राचीन समय में हो चुका था, परंतु ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि यूरोपीय प्रणाली की देन है तथा उसे जिस रूप में आज स्वीकार किया जाता है उसका विकास करने का श्रेय कुछ यूरोपीय देशों को है। पर यह नहीं कहा जा सकता कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की उत्पत्ति ही ईसाई सभ्यता के परिणाम स्वरूप हुई है। अंतर्राष्ट्रीय विधि, इंटरनेशनल लॉ शब्दों का प्रयोग ये कहा जाता है कि सर्वप्रथम इंग्लैंड के विधि शास्त्री जर्मी बेंथम ने 1980 में किया। तत्पश्चात ये शब्द उन नियमों का बोध कराने के लिए प्रयोग होने लगा जिनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के पारस्परिक संबंध नियंत्रित होते हैं। अब हम ये एक इसकी सामान्य रूपरेखा हो गई अंतर्राष्ट्रीय विधि की उत्पत्ति को लेकर और इसके विकास को लेकर। इसकी परिभाषाओं की हम बात करें तो इनकी परिभाषाओं में सर्वप्रथम हमें ओपेनहाइम की जो परिभाषा है उस पर चर्चा करनी आवश्यक है। उसके बाद अन्य परिभाषाओं की बात की जाएगी। ओपेनहाइम की जो परिभाषा वो क्या है?
राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि उन रूढ़िजन्य तथा परंपरागत नियमों के समूह के नाम को कहते हैं जिन्हें सभ्य राज्य अपने पारस्परिक व्यवहारों में बंधनकारी मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून उन प्रयोगों में आने वाले संधियों में प्रयोग किए जाने वाले नियमों का नाम है जिनको सभ्य राज्य पारस्परिक व्यवहारों में प्रयोग करने के लिए बाध्य होता है। ये परिभाषा ओपेनहाइम ने 1905 में दी थी। उनकी जो पुस्तक है इंटरनेशनल लॉ 1905, उसमें ये परिभाषा उल्लेखित की गई है। इस परिभाषा की आलोचना भी हुई है। ये माना गया है कि ओपेनहाइम की जो परिभाषा है वो उचित नहीं है। कई आधारों पर इसकी आलोचना की गई है ओपेनहाइम की परिभाषा की। पहली बात, अब ये सामान्यतः माना जाता है कि न केवल राज्य वर्णन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं तथा उनके भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अधिकार तथा उत्तरदायित्व हैं। यानी जहां ओपेनहाइम राष्ट्रों को इससे जोड़ता है तो आलोचक कहते हैं कि राष्ट्र ही नहीं, राज्य ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी इनका विषय है। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत उन व्यक्तियों के भी कुछ उत्तरदायित्व हैं तथा उन्हें भी कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। अतः कुछ अर्थों में व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय बन गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत से अंतर्राष्ट्रीय विधि को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अतिरिक्त एक नई विधि जो व्यक्ति से संबंधित है ने समृद्ध बनाया है। ये जो बात कही है ये हम डॉक्टर वी.वी.ए. रोलिंग की पुस्तक है इंटरनेशनल लॉ इन एन एक्सपेंडेड वर्ल्ड 1960, उसमें हम देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि में मुख्य परिवर्तन ये हुआ है कि राज्यों के संबंधों के औपचारिक ढांचे से अब व्यक्ति तथा सदस्य राज्यों के नागरिकों के हितों तथा कल्याण की ओर अग्रसर हो रही है। एक पुस्तक है C.W. जैक्सन की द कॉमन लॉ ऑफ मैनकाइंड, उसमें ये बात कही गई है। मैं इसको दोहरा रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय विधि में मुख्य परिवर्तन ये हुआ है कि राज्यों के संबंधों के औपचारिक ढांचे से अब व्यक्ति तथा सदस्य राज्यों के नागरिकों के हितों तथा कल्याण की ओर अग्रसर हो रही हैं। अगली बात हम करें, अंतर्राष्ट्रीय विधि न केवल प्रथा तथा संधियों का समूह है जैसा कि ओपेनहाइम कहते हैं, वह इसमें सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत भी सम्मिलित हैं। ओलिवर जे ने ये बात कही है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि न केवल प्रथा तथा संधियों का समूह है, वह इसमें सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांतों को भी सम्मिलित मानता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38(1) में इस स्रोत को मान्यता प्रदान की गई है कि लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का एक मुख्य स्रोत इसी अनुच्छेद में वर्णित है। ये विधिक सिद्धांतों का ऐसा न समाप्त होने वाला स्रोत वर्णित करता है जिससे न्यायालय लाभान्वित हो सकते हैं तथा लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो मैंने अभी बताया था, ओलिवर जे ने एक पुस्तक लिखी थी ली सिटी जिन, उसमें उन्होंने एक बात कही है कि ये धारणा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों का समूह है बड़ी ही जड़ तथा अनुपयुक्त धारणा प्रतीत होती है। अन्य जीवित विधि की भांति अंतर्राष्ट्रीय विधि भी गतिशील है तथा इसमें परिस्थिति और समय अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। ओपेनहाइम द्वारा प्रयुक्त शब्द सभ्य राज्यों की भी आलोचना की जाती है। कोई राज्य सभ्य था अथवा नहीं, इसका आधार प्राचीन इतिहास अथवा संस्कृति नहीं थी। यद्यपि चीन का इतिहास 5000 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है, फिर भी चीन को सभ्य राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया गया था। यही बात भारत के विषय में कही जा सकती है। वास्तव में पश्चिमी राज्य केवल ईसाई राज्यों को ही सभ्य राज्य मानते थे। ये मापदंड अनुचित था। अब इस मापदंड को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस समय संयुक्त राष्ट्र के जो राज्य सदस्य हैं उनमें ईसाई और गैर ईसाई दोनों ही प्रकार के राज्य सम्मिलित हैं। यही कारण है कि ओपेनहाइम की पुस्तक के बाद के संस्करणों में सभ्य शब्द उन्होंने हटा दिया।
इस प्रकार स्पष्ट होता है कि ओपेनहाइम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि की जो परिभाषा दी गई है वो पुरानी है, अनुपयुक्त हो गई है। पिछले 50 वर्षों में हुई घटनाओं के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय विधि में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। अब ओपेनहाइम द्वारा दी गई परिभाषा के प्रत्येक महत्वपूर्ण तत्व को चुनौती दी जा सकती है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को पुनः परिभाषित किया जाए। ओपेनहाइम की पुस्तक का जो 9वां संस्करण है उसमें उन्होंने एक नई परिभाषा दी। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि ओपेनहाइम की पुस्तक के 9वें संस्करण के संपादकों सर रॉबर्ट जेनिंग्स एंड सर आर्थर वॉट्स ने ओपेनहाइम द्वारा दी गई उपयुक्त परिभाषा में परिवर्तन किया है। 9वें संस्करण में दी गई परिभाषा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि ऐसे नियमों का समूह है जो राज्यों के एक दूसरे के साथ पारस्परिक संबंधों में विधिक रूप से बाध्यकारी है। ये नियम प्राथमिक रूप से राज्यों के संबंधों को नियंत्रित करते हैं, परंतु केवल राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तथा कुछ हद तक व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा प्रदत्त किए अधिकार तथा अधिरोपित कर्तव्यों के विषय हो सकते हैं। 9वें संस्करण में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्राथमिक रूप से विषय हैं, परंतु केवल राज्य ही विषय नहीं है। जिस हद तक राज्य के अलावा अन्य निकायों को प्रत्याभूत रूप से अधिकार, प्रक्रिया एवं कर्तव्य प्राप्त हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय कहा जा सकता है। न केवल व्यक्ति वरन कुछ प्रादेशिक या राजनीतिक इकाइयां राज्यों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अधिकारों एवं कर्तव्यों के विषय हो सकते हैं। इस प्रकार ओपेनहाइम की पुस्तक के 9वें संस्करण में व्यक्त की गई अंतर्राष्ट्रीय विधि की धारणा स्टॉर्क द्वारा व्यक्त की गई धारणा के काफ़ी समीप हो गई है। इसमें अभी भी यह कमी है कि सामान्य सिद्धांतों का उल्लेख नहीं है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय विधि की कुछ अन्य परिभाषाओं की बात करें तो J.L. ब्रायरली क्या कहते हैं कि राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि उन नियमों तथा कार्य रूप में आने वाले सिद्धांतों का समूह है जो राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों पर बंधनकारी होते हैं। हॉल क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून आचरण के ऐसे नियम हैं जिन्हें वर्तमान सभ्य राज्य एक दूसरे के साथ व्यवहार में ऐसी सख्ती के साथ बाधित रूप से पालन करने योग्य समझते हैं जिनके साथ सद्विवेकी कर्तव्यपरायण व्यक्ति अपने आदेश के कानूनों का पालन करते हैं। वे यह भी समझते हैं कि यदि इनका उल्लंघन किया गया तो उपयुक्त साधनों द्वारा उन्हें लागू किया जा सकता है। हैकवर्थ कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों का एक समूह है जो राज्यों के संबंधों को नियंत्रित करता है। ये विधि शास्त्र की एक ऐसी प्रणाली है जिसका विकास मुख्यतः समय समय पर होने वाले अनुभवों तथा परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार हुआ है। स्टोर की परिभाषा भी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का ये लक्षण किया जा सकता है कि ये ऐसा कानून समूह है जिसके अधिकांश भाग का निर्माण उन सिद्धांतों तथा आचरण के नियमों से हुआ है जिनके संबंध में राज्य ये अनुभव करते हैं कि वे इनका पालन करने के लिए बाध्य हैं। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों का वह समूह है जिसमें अधिकांश राज्यों के आचरण संबंधी वह सिद्धांत व नियम हैं जिन्हें वह अपने ऊपर बंधनकारी महसूस करते हैं तथा सामान्यतः उन्हें अपने पारस्परिक संबंधों में मानते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विधि को लेकर एक सोवियत परिभाषा की भी हम चर्चा करेंगे। सोवियत परिभाषा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रों के पारस्परिक संघर्ष तथा सहयोग जिससे राज्यों के शासन करने वाले वर्ग की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है तथा जिसे राज्यों द्वारा व्यक्तिगत अथवा सामूहिक दबाव द्वारा प्राप्त किया जाता है को नियंत्रित करने वाले नियमों का कुल समूह है। स्टालिन की मृत्यु के पश्चात इस परिभाषा में संशोधन किया गया तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के तत्व को भी इसमें जोड़ दिया गया। तत्पश्चात सोवियत लेखकों ने अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा में सहअस्तित्व के तत्व पर अधिक बल दिया। सोवियत मत के अनुसार तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय विधि के पूरे ढांचे का आधार सहअस्तित्व होना चाहिए। केवल तभी अंतर्राष्ट्रीय विधि शांति तथा पारस्परिक समझौते को बढ़ावा दे सकती है। यद्यपि सोवियत परिभाषा में राज्यों के संघर्ष तथा सहयोग, वर्ग प्रकृति तथा राज्यों के पारस्परिक संबंधों पर बल दिया गया है, आज जबकि ये सामान्य स्वीकार किया जाता है कि केवल राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय नहीं हैं, सोवियत संघ इस बात पर दृढ़ है कि राज्य ही विषय हैं तथा वह राज्यों की ही प्रभुत्व संपन्नता पर जोर
देता है। इस चीज़ के लिए हम जॉर्ज गिन्सबर्ग की एक पुस्तक है वार्स ऑफ नेशनल लिबरेशन एंड द मॉडर्न लॉ ऑफ नेशन, द सोवियत थीसिस, उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। सोवियत परिभाषा भी अनुपयुक्त है क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, व्यक्तियों, गैर सरकारी इकाइयों, यानी इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, व्यक्तियों, गैर सरकारी इकाइयों आदि का उल्लेख नहीं है। इसमें सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सिद्धांतों का भी उल्लेख नहीं है। यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, नोट करना आवश्यक है कि सोवियत परिभाषा साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित थी। क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया है तथा रूस में साम्यवाद समाप्त कर दिया गया है, अतः इस परिभाषा का महत्व भी स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यहाँ हम अंतर्राष्ट्रीय विधि की चीनी परिभाषा, चाइना की जो परिभाषा है, चीनी जो लेखक हैं उनकी परिभाषा का उल्लेख भी करना आवश्यक समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विधि की चीनी परिभाषा सोवियत परिभाषा के लगभग समान है। चीनी लेखकों के अनुसार, जैसे हम इसमें बात कर सकते हैं, हो वू शुआग एंड मचून एक पुस्तक है, एक क्रिटिसिज्म ऑफ द रिएक्शनरी व्यू पॉइंट ऑफ चेन टी डी चियांग ऑन द साइंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। चीनी लेखक मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि के मुख्य 3 तत्व हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के 3 तत्व हैं। पहला, ये शासन करने वाले वर्ग की इच्छा की अभिव्यक्ति है, यानी ये शासन करने वाले वर्ग की इच्छा की अभिव्यक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय विधि का दूसरा तत्व चीनी लेखकों के अनुसार, दूसरा ये है, ये सामाजिक संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियमों का कुल समूह है। और तीसरी बात, इसमें परिवर्तनीय तत्व भी विद्यमान हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि मान्यता प्राप्त एक प्रकार की विधि है, परंतु ये स्वतः क्रियान्वित नियमों का समूह नहीं है। चीनी मत के अनुसार केवल राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं। सोवियत मत की तरह चीनी मत में भी 1960 में सह-अस्तित्व के तत्व पर अधिक महत्व दिया जाने लगा। जो आलोचनाएं सोवियत मत की गई, उसी प्रकार चीनी मत की भी अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा के संबंध में आलोचना हुई है। अब हम ये परिभाषाएं जो देखी हैं, इनका निष्कर्ष क्या निकलता है, इसकी उपयुक्त परिभाषा क्या हो सकती है। अन्य जीवित विधियों की भांति अंतर्राष्ट्रीय विधि भी गतिशील है। समय तथा परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार इसे भी नियमों तथा सिद्धांतों का निरंतर विकास होता रहता है। पिछले 50 वर्षों में इसके रूप तथा प्रकृति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। प्रोफेसर फ्रीडमैन के अनुसार आयतन तथा क्षेत्र दोनों में ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा करारों का कार्य क्षेत्र अधिक विस्तृत हुआ है। आज अंतर्राष्ट्रीय विधि विभिन्न तथा महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित है, जैसे मानवीय अधिकार, शांति तथा मनुष्यहत्या का विरुद्ध अपराध, आणविक शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण, व्यापार संगठन, श्रम अभिसमय, यातायात तथा स्वास्थ्य नियमों पर नियंत्रण। कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि इन क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय विधि बाध्यकारी है, परंतु इनमें संदेह नहीं है कि ये सब अंतर्राष्ट्रीय विधि के वैध विषय हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से अब तक न केवल अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने अंतर्राष्ट्रीय विधि को समृद्धिशाली बनाया है, वरन व्यक्ति से संबंधित एक नई अंतर्राष्ट्रीय विधि का भी विकास हुआ है। प्रोफेसर फ्रीडमैन ने निश्चित लिखा है कि कदाचित आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि के परिवर्तनों में सबसे अधिक क्रांतिकारी परिवर्तन नए विषयों का समावेश है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय विधि को सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांतों ने भी समृद्धशाली बनाया है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि निरंतर विकसित होने वाले नियमों तथा सिद्धांतों का एक समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करती है। यानी निष्कर्ष जो परिभाषा है अंतर्राष्ट्रीय विधि की वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि निरंतर विकसित होने वाले नियमों तथा सिद्धांतों का एक समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करते हैं। धन्यवाद।